नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उदयपुर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। आरोपियों पर एनआईए का शिकंजा। मोहम्मद जावेद की हुई एनआईए कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने आरोपी को भेजा न्यायिक हिरासत में। जावेद की एनआईए कोर्ट में पेशी हुई, उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उदयपुर हत्याकांड में, जहां आरोपी मोहम्मद जावेद की हुई एनआईए कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी सचिन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जयपुर से जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में, क्योंकि आज एनआईए कोर्ट में पेशी की गई मोहम्मद जावेद की और अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो आपके पास इस बारे में और क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, ये 8वीं गिरफ्तारी है इस पूरे मामले में। उदयपुर हत्याकांड, जो कन्हैयालाल टेलर की हत्या की गई थी, निर्मम हत्या की गई थी, सरतन से अलग किनारे लगाए गए थे। उसके बाद में सबसे पहले राजस्थान पुलिस ने जांच की, उसके तुरंत बाद एनआईए को जांच सुपुर्द कर दी गई थी। एनआईए ने अनलॉफुल एक्टिविटीज में मामला दर्ज किया। सबसे पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद 4 अन्य आरोपियों की एक एक करके गिरफ्तारी हुई। सबसे अंतिम आरोपी है मोहम्मद जावेद, जिसपे आरोप है कि ये षड्यंत्र में शामिल था, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर शामिल था। तो इस आरोप के तहत इसको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद 4 दिन की रिमांड दी गई थी। तो रिमांड अवधि आज 26 तारीख को खत्म हो रही थी। आज 26 तारीख को रिमांड खत्म होने पर इसे पेश किया गया और सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से इसकी रिमांड नहीं मांगी गई। एनआईए ने कहा कि उसकी जांच पूरी हो गई है, ऐसे में अब इसकी रिमांड की आवश्यकता एनआईए को नहीं है। इस पर कोर्ट ने इसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और संभवतः अब ये जो 8वां आरोपी है, इसे भी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाएगा। फिलहाल इसको जो एनआईए का जो बेस है, एसओजी जयपुर का जो मुख्यालय है, उसको एनआईए ने अपना ब्रांच ऑफिस जयपुर में बना रखा है। वहां पे इस आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच भेज दिया गया है। आज एक सिंगल आरोपी था जिसको यहाँ पे पेश किया गया और एनआईए द्वारा रिमांड नहीं मांगने पर कोर्ट ने इसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जी देखिए, बिल्कुल, जहां तक है ये एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। उदयपुर हत्याकांड में कन्हैयालाल की जो हत्या की गई थी, उसमें ये 8वें आरोपी की आज कोर्ट में पेशी हुई और अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो सचिन, ये जानना चाहेंगे क्या इस गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ और गिरफ्तारियां होना भी बाकी है? बिल्कुल, देखिए ऋषिका, इस पूरे मामले के अंदर अभी और गिरफ्तारियां होंगी। जैसे कि एनआईए जो सूत्र बताते हैं, उसके हिसाब से एनआईए ने काफी लोगों को डिटेन किया गया था। यहाँ तक कि हैदराबाद से मुनव्वर राणा को एक बार गिरफ्तारी खबर आई थी, उसके बाद एनआईए ने खंडन किया, उनसे पूछताछ की गई। इसके अलावा उदयपुर में सैकड़ों लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और अभी भी ये सोर्सेज ये बताते हैं हमारे कि एनआईए ने काफी लोगों को हिरासत में कर रखा है, डिटेन में ले रखा है। जैसे ही एनआईए के पास उनके पुख्ता सबूत आएंगे, जैसे ही एनआईए पुख्ता हो जाएगी कि उसके पास पर्याप्त सबूत इस आरोपी को जब चालान एनआईए पेश करेगी उसको लेकर, तो उसकी गिरफ्तारी शो कर दी जाएगी। तो मान के चलिए कि तकरीबन जितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं उसके आधे आरोपी भी और गिरफ्तार होंगे, यानी गिरफ्तारी जो है वो दर्जन भर से ज्यादा इस पूरे मामले में जा सकती है। हालांकि जब शुरुआत हुई थी पूरे मामले की तो ये बताया जा रहा था कि जो गिरफ्तारी है वो काफी बड़ी संख्या में होगी, लेकिन अब जिस तरह से एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है उससे ये लगता है कि तकरीबन 12 से 13 लोगों की पूरी इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी भी एनआईए के रडार पे बहुत सारे लोग हैं। हम मान सकते हैं कम से कम कितने ही लोग अभी एनआईए की रडार पर हैं। एनआईए काफी लोगों से पूछताछ कर चुकी है, काफी लोगों को पूछताछ के बाद वापस भेज दिया गया है और कई लोग ऐसे हैं जिनको दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो एनआईए पूरी जांच कर रही है कि जिस तरह की घटना थी तो पूरे देश को हिला के रख दिया था। पूरे देश के अंदर उदयपुर जैसी विभत्स घटना पहले कभी नहीं हुई थी। उसके बाद में महाराष्ट्र में इस तरह की घटना हुई, उस मामले की जांच में एनआईए कर रही है। अमरावती और उदयपुर दोनों जो घटनाएं हैं उनको क्लब करके भी एनआईए पूछताछ। जी सचिन, क्या जैसे कि अब ये इनकी गिरफ्तारी हो गई है और आप जैसा कि अभी अभी आपने कहा कि इस नेटवर्क में और भी लोगों की गिरफ्तारियां होना बाकी है, तो जो और लोग हैं अब इन पर और क्या कार्रवाई की जा सकती है प्रशासन के द्वारा कि आगे प्रदेश और देश भर में ऐसी जो घटनाएं हैं उन पर अंकुश लग सके? देखिए, इस तरह की जो घटनाएं हैं ये इस तरह की घटना है कि इसमें इंटेलिजेंस फेलियर भी सामने आया था, लोकल पुलिस का फेलियर भी सामने आया था। सबसे पहले यही राजस्थान सरकार ने कदम उठाया कि अगर किसी को धमकी मिल रही है तो आप उसको सीरियस लें, उसको तुरंत सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाएं। और इंटेलिजेंस फेलियर भी एक बहुत बड़ा फेलियर था कि ये लोग पाकिस्तान जाके आगे, उसकी इंटेलिजेंस को कोई खबर नहीं थी। उसके अलावा कई लोगों से इनके लिंक थे, माफ कीजिएगा,
उसकी पुलिस को खबर नहीं थी। तो कई एजेंसियों का लेखोना सामने आया था घटना के बाद में, और ये दावा किया जा रहा है अभी भी कि अब ऐसा लेखोना सामने नहीं आएगा, पुख्ता तौर पर सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। चलिए, शुक्रिया सचिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर हत्याकांड में बड़ी खबर आपको बताई, जहां आरोपियों पर एनआईए का शिकंजा लगातार जारी है और आज 8वें आरोपी मोहम्मद जावेद की एनआईए कोर्ट में पेशी हुई और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। चलिए अब रुक करेंगे एक और अगली बड़ी खबर का। एमटीएस भर्ती परीक्षा मामले में जयपुर में डमी कैंडिडेट गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरे अभ्यर्थी की जगह पर यह अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा था। डमी कैंडिडेट का साथी भी गिरफ्तार हो गया है। बता दें कि विधायक का रिश्तेदार है आरोपी हरिओम। हरिओम ने डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठवाया था। विधायक के भाई ने डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठवाया। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको जयपुर से एमटीएस भर्ती परीक्षा को लेकर, जहां दूसरे अभ्यर्थी की जगह पर दे रहा था परीक्षा, डमी कैंडिडेट गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि डमी कैंडिडेट का साथी भी गिरफ्तार हुआ है। एमटीएस भर्ती परीक्षा का यह मामला है जिसमें जयपुर में डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया गया है। ये डमी कैंडिडेट दूसरे अभ्यर्थी की जगह पर परीक्षा दे रहा था और इस मामले में डमी कैंडिडेट के साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। राजपुरा में कल वहाँ के ग्लोबल इंस्टीट्यूट के ऊपर मल्टीटास्किंग स्टाफ के एग्जाम्स हो रहे थे। उन एग्ज़ाम्स में ये कोई उमेश नाम का कैंडिडेट था। उस उमेश नाम के कैंडिडेट की जगह पर कोई ऋषि नाम का व्यक्ति अपीयर हुआ। उसने एग्ज़ाम दिया। उस ऋषि के साथ साथ एक हरिओम नाम के व्यक्ति को भी पकड़ा है, जो उमेश का मीडिएटर है, जो उमेश के स्थान पर उन्हें इस ऋषि को बैठाने में जिसका सहयोग रहा है। तो ये इस संबंध में थाना शिवदासपुरा पर मुकदमा नंबर 463 दर्ज हुआ है। 424, 67, 468, 71 IPC में इन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। अभी प्राथमिक जांच से ये बात सामने आई है कि जो ऋषि नाम का लड़का है, यह लड़का मल्टीटास्किंग जो एग्ज़ाम अभी अलग अलग स्टेजेस में चल रहा है, कुछ और एग्ज़ाम्स में भी ये कुछ कैंडिडेट्स की जगह अपीयर हुआ है। उस संबंध में हम जानकारी ले रहे हैं। जनरली ये मोडस ऑपरेंडी ये है, ये जो एक्चुअल कैंडिडेट का जो एडमिशन लेटर होता है, तो ये जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां एमटीएस भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया गया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि इस मामले में एमएलए ओम प्रकाश हुड्डा का भाई गिरफ्तार किया जा चुका है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जयपुर के शिवदासपुरा इलाके में YIT कॉलेज जो है, वहाँ पर एक एग्जाम हुआ था और वो एग्जाम था मल्टीटास्क स्टाफ यानी कि एमटीएस के तहत एक एग्जाम हुआ था, जो कि SSC के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। वहां पर कल परीक्षा केंद्र में कल शाम की जब पारी का ये पेपर चल रहा था, तो वहां पर ऋषि कुमार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो कि वहां पर एग्जाम देने के लिए आया था और पकड़ा। वो पूछताछ में सामने आया कि वो उमेश कुमार नाम के असली अभ्यर्थी की जगह एग्जाम देने के लिए आया हुआ है। तो ऋषि कुमार का जो परमिशन लेटर था, उसमें जब फोटो जो असली अभ्यर्थी के फोटो से उसका फोटो मिलान नहीं हुआ, तब वीक्षकों को वहां पर संदेह हुआ और जब ऋषि कुमार से गहनता से पूछताछ की गई, तो सामने आया कि ऋषि कुमार गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वो उमेश कुमार की जगह परीक्षा देने के लिए आया था। पूछताछ में ऋषि कुमार ने यह भी बताया कि वह हरिओम मीणा के कहने पर ही एग्जाम देने के लिए आया है उमेश कुमार की जगह पर। ऐसे में उसने यह भी बताया, ऋषि कुमार ने यह भी बताया पुलिस को कि जो हरिओम मीणा है, जो कि उसको परीक्षा दिलवाने के लिए यहाँ पर लाया था, वह परीक्षा केंद्र के बाहर में ही खड़ा है। तो ऐसे में पुलिस ने सादा वर्दी के अंदर ऋषि कुमार की निशानदेही के ऊपर पहले ऋषि कुमार को पकड़ा और उसके बाद में हरिओम मीणा को पकड़ा। पूछताछ में सामने है कि हरिओम मीणा दौसा में जो विधायक है ओम प्रकाश हुड्डा, उनका भाई है और ऋषि कुमार यहीं पर हरिओम मीणा यहीं पर जयपुर में एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता है। तो फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब असली अभ्यर्थी की भी तलाश की जा रही है। तो ऐसे में अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये रैकेट, कितना बड़ा ये रैकेट है और हरिओम मीणा
क्या इससे पहले भी कुछ जो असली अभ्यर्थियों की जगह फर्जी अभ्यर्थियों को एग्जामों में बैठा चुका है? क्योंकि मल्टीटास्क जो स्टाफ का जो पेपर होता है, जो एग्जाम होता है, वो पिछले लंबे समय से कई पारियों में चलता हुआ आ रहा था। और चतुर्थ श्रेणी की जो कर्मचारी की जो पोस्टें होती है, उसके लिए MTS का एग्जाम होता है। और उसी एग्जाम में ऋषि कुमार, उमेश कुमार नाम की बंदे की जगह एग्जाम देने के लिए आया था। और अब हरिओम मीणा से गहनता से पूछताछ की जाएगी। आज दोनों आरोपियों को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट में पेश करने के बाद में उनको रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड पर लेने के बाद ही गहनता से उनसे पूछताछ की जाएगी। उसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि क्या हरिओम मीणा क्या इस पूरे रैकेट चलाने में क्या अपने भाई की धौंस का रसूखात का वो क्या उपयोग करता है, नहीं करता है, ऐसे कई सारे सवालों के जो जवाब है पुलिस अब गहनता से जांच करके खंगालेगी। जी बिल्कुल विष्णु, आपने बिल्कुल सही कहा और शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर दौसा से है। दौसा के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग हवाई फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही इस वीडियो के मामले में मनीष मीणा नाम के युवक ने रामगढ़ पचवारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिनमें कुछ बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देने और हथियारों के साथ फोटो और वीडियो अपलोड करके धमकाने का मुकदमा दर्ज कराया है। अब वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वीडियो रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र का है, लेकिन कुछ दिन पुराना है। इस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। जानकारी प्राप्त की गई तो ये क्या है कि काफ़ी पुराना वीडियो बता रहे हैं, और लेकिन फिर भी जल्दी इनको जो लोग ये कर रहे हैं उनको चिन्हित करके और जल्दी इनके कार्रवाई की जाएगी। यही लोग इनमें से 4-5 लोग हैं जो इन्होंने धमकी दी है एक बंदे को, तो उसके खिलाफ जल्दी एक्शन लिया जाएगा। चलिए अब आपको एक और बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। भीलवाड़ा में आफत की बारिश हो रही है। लगातार बरसात के चलते एक बिल्डिंग गिर गई है। शहर के कुंभा सर्कल पर यह हादसा हुआ है। हादसे में कुछ लोगों की बिल्डिंग में फंसने की भी सूचना है। प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार बारिश के चलते एक बिल्डिंग गिर गई है। आपको बता दें कि सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह की बारिश हो रही है। प्रदेश भर के कई जिलों में बारिश से हाहाकार सा मचा हुआ है। वहीं अब भीलवाड़ा से एक ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां बरसात के चलते एक बिल्डिंग गिर गई है। शहर के कुंभा सर्कल पर यह हादसा हुआ है। ये बिल्डिंग कुंभा सर्कल के पास गिरी है। बताया जा रहा है कि हादसे में कुछ लोगों के बिल्डिंग में फंसने की भी सूचना है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है, क्या आखिर कैसे गिरी ये बिल्डिंग? जी देखा जाए तो सुबह से जो बारिश आ रही है, जो बहुत ही कल रात से जो बारिश शुरू थी, उसके सूत्रों के सबसे कारण बताया जा रहा है कि उस बारिश के कारण ये बिल्डिंग ढह चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। जिला कलेक्टर यहाँ पे है, आशीष मोदी यहाँ पे है, जिला पुलिस अधीक्षक यहाँ पे है, एसडीएम ओम प्रभा यहाँ पे है, प्रतापनगर थाना सीआई यहाँ पे है, पुलिस अधीक्षक यहाँ पे है, एसडीएम ओम प्रभा यहाँ पे है, प्रतापनगर थाना सीआई यहाँ पे है। मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको दिखाए कि रेस्क्यू किया जा रहा है। वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बिल्डिंग में जो लोग दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जेसीबी लाई गई है। और देखा जाए तो राकेश पाठक आपको दिखेंगे, नगर परिषद के सभापति, और वहीं आपको दिख रहे हैं आशीष मोदी, जो कि खुद अलर्ट मोड में यहाँ पे खड़े हुए हैं रेस्क्यू कराने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जैसे ही प्रशासन को ये खबर पता चली या ये सूचना मिली, प्रशासन बिल्कुल एक्टिव हो चुका था, हाई अलर्ट मोड पे आ गया था। सारे प्रशासन वाले यहाँ आ चुके हैं। पुलिस विभाग यहाँ पे है, नगर परिषद का पूरा विभाग यहाँ पे, आयुक्त यहाँ पे है, आईपीएस जस्टिस मैत्री यहाँ पे है, एसडीएम ओम प्रभा यहाँ पे है। अब यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि कोई कैजुअलिटी ना हो और आसपास के लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। ये हम बात करते हैं एसडीएम ओम प्रभा से। मैम, कितने लोगों के फंसने की सूचना? अभी तो एक महिला का अनुमान लगा रहे हैं, कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं, अनुमान लगा रहे हैं। हम और कोई हानि तो नहीं हुई? नहीं, अभी तक ऐसे तो कुछ हानि नहीं दिख रही है किसी जनहानि। बाकी तो अब आगे तो जांच के बाद ही बता पाएंगे। जैसा कि एसडीएम ओम प्रभा ने बताया कि अभी तक एक जने के फंसने की जानकारी आ रही है और अभी तक ऐसी कोई जनहानि नहीं हुई। आप यहाँ के लोकल हैं, यहाँ पे कैसे यहाँ
ये अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। देखा जाए तो बहुत ही बड़ा हादसा है, बिल्डिंग धंस चुकी है, परिवार वाले पूरी तरह परेशान हो चुके हैं। एक व्यक्ति अभी भी अंदर है, जहां तक जो जानकारी हमें एसडीएम ओम प्रभा ने दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कितने लोग अंदर थे, कितने लोग घायल हुए हैं। और जिस प्रकार से जानकारी अभी तक आई, अभी एक जना ही यहाँ पे है। और आप जैसा देख सकते हैं कि बिल्कुल एक्टिव एसडीआरएफ राजस्थान पुलिस की टीम भी यहाँ पे पहुंच चुकी है और रेस्क्यू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर आशीष मोदी खुद और एसपी पुलिस अधीक्षक हमारे आदर्श सिद्धू यहाँ पे पूरे मौके पे हैं। मोहल्ले वालों जो भी आसपास भीड़ थी उनको पुलिस द्वारा हटा दिया गया है, पूरा क्लियर करा दिया गया है रास्ता। देखा जाए तो अंदर की कैजुअलिटी अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई है क्योंकि रेस्क्यू किया जा रहा है, पर जो एसडीएम मैम ने बताया है कहीं ना कहीं एक जना अंदर फंसा हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया राहुल आपका इस जानकारी को हमारे साथ शेयर करने के लिए, और इस मामले में हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर का। हनुमानगढ़ के अमरपुरा राठान गांव में एक ट्रॉले में आग लगने से खलासी की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक को बचा लिया गया। पीलीबंगा पुलिस के अनुसार बेकाबू ट्रॉलर डिवाइडर पर चढ़ गया था और बताया जा रहा है कि चालक नशे में था। इसी दौरान वो विद्युत तारों की चपेट में आ गया, जिससे उसमें आग लग गई। समय रहते चालक को तो बचा लिया गया, मगर कैबिन में फंसे हुए खलासी को बचाया नहीं जा सका और वो जिंदा ही जल गया। साइड में खड़ा दिखा और उसमें से आग की लपटें निकल रही थी। मैंने तुरंत मौका पर पहुंच के जैसे ही पहुंचा तो ड्राइवर साइड की खिड़की की तरफ पूरी खिड़की खोल के और ड्राइवर को नीचे उतार के तुरंत उसको हॉस्पिटल भिजवाया। निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन आग की लपटें ज़्यादा थी और उसके कोई पैर फंसे हुए थे, जिस वजह से वो निकाल नहीं पाए। कोशिश की थी हमने निकालने की, लेकिन वो आग की लपटें आग तेज हो गई थी। राजसमंद के रेलमंगरा इलाके में सिंदेसर खुर्द गांव को कहीं और शिफ्ट कर मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना आज 8वें दिन भी जारी है। इससे पहले सोमवार को पुलिस ने हिंदुस्तान जिंक के अधिकारी पर शिकायत मामला दर्ज कर रास्ता खुलवा दिया था और पुलिस के पहरे में मजदूरों को माइंस के अंदर भेज दिया गया। उधर देर रात ग्रामीणों और जिंक प्रबंधन के अधिकारियों के बीच मुआवजे को लेकर हुई वार्ता में कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। जिला कलेक्टर नीलम सक्सेना ने जमीन अधिग्रहण को लेकर प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया है, जिसके बाद ही ग्रामीणों को विस्थापित करने की मांग पर सरकार की ओर से फैसला लिया जा सकेगा। बेसिकली सिंदेसर खुर्द के ग्रामवासी जो अपने गांव के विस्थापन के लिए यहां पर बैठे थे हिंदुस्तान जिंक के गेट पे, हिंदुस्तान जिंक से प्रस्ताव लेके लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 उसके हिसाब से प्रस्ताव हमने आज राज्य सरकार को मूव कर दिया है ताकि इनके गांव के विस्थापन की प्रक्रिया न्याय संगत रूप से शुरू हो सके। लेकिन अभी अमाउंट कितना देंगे, क्या देंगे, ये नहीं बता रहे हैं, जबकि इससे पहले जिंक की तरफ से अलग अलग लोगों को पैसा दिया है। 5,000 कुछ ऊपर अमाउंट दिया, एक 5-6 आदमी के अकाउंट में पैसे भी इन्होंने डलाया है, वो अकाउंट भी इन्होंने वापस शायद क्लोज कर दिया है। तो जिंक केवल आश्वासन ही दे रही है, इस पर कोई इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर रही है। ब्लास्टिंग कर रहे हो, वहाँ घर ढह रहे हैं, जानवर मर गए हैं, अगर इंसान मर जाता तो क्या करते? तो कम से कम यूनियन आंदोलन को सपोर्ट करी, तभी तो 7 दिन तक बंद है भाई। मान लो सिंदेसर के 500 आदमी होंगे, माइंस में 4,000 3,500 अन्य गाँवों के भी तो काम करते हैं, तो यूनियन को लगा ये निर्णय गांव वाले करेंगे। यूनियन गांव वालों के साथ में है, मजदूर गांव वालों के साथ में है, और ये जो निर्णय करेंगे उनको हम मानेंगे। नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सीपी जोशी साहब तक तो आज पहले से पहले बात पहुँची नहीं थी, तो हमने आज ही उनसे बात करी, तो उन्होंने यही बोला कि कल मेरी बात हुई थी उनसे, कल उन्होंने बोला कि मतलब चलो क्या ग्रामीण मांग रहे हैं 12,000 और कंपनी 5,200 रुपये तक कुछ आई थी, तो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा था। तो बोला कि किस एंगल पे आकर अपन उसको सॉर्ट आउट करें। उसके बाद जब फाइनल हुआ कि ये बोला कि एल के थ्रू ज़मीन के बदले ज़मीन भी चाहिए, वो चाहिए, तो वो सारे एल के थ्रू हो नहीं, पॉसिबल नहीं है। देखिए, लैंड जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत
जो भी जैसे प्रोसेस अब मोटा मोटी सबको बताया, मैं कुछ चर्चा नहीं करूंगा। उसके तहत, उस एक्ट के तहत जो भी एक रेट निकल करके आएगी जो पता है, उस रेट के तहत ऊपर हमने डिसाइड किया कि हम 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट, 2000 रुपए जो भी आएगी, मुझे आज की डेट में नहीं पता, पर जो भी आएगी उसके ऊपर हम 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट, ये हमने ऑलरेडी डिसाइड किया और उसके हिसाब से हम प्रपोजल के ऊपर काम कर रहे हैं। आज की डेट में मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये सब कुछ जो कमेटी बनेगी उसके बाद में आएगा। जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में वन्य जीवों के प्रति लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। लॉयन सफारी में प्रवास कर रही शेरनी सृष्टि 2 दिन से गायब है। इसके बावजूद अधिकारियों ने उसे तलाशने का प्रयास तक नहीं किया। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से दिन दहाड़े एक शेरनी गायब हो गई। करीब 36 घंटे का वक्त बीत चुका है और वन विभाग की करीब 10 गाड़ियां इस लॉयन सफारी के अंदर खोज रही हैं। हरियाली का आलम आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी घासें, झाड़ियां और चारों तरफ हरा भरा माहौल है। ऐसे में 36 घंटे तक एक शेरनी का एक छोटे से इलाके में नहीं मिलना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर वन विभाग की लापरवाही के लिहाज से पूरे मसले को देखा जाए तो इसमें वक्त रहते अगर खोज की जाती, ड्रोन से खोजा जाता तो शायद शेरनी वक्त रहते मिल जाती, लेकिन तेज़ बारिश की वजह से आशंका जताई जा रही है कि ये जो बड़ी बाड़ेबंदी है, इस बाड़ेबंदी में से कहीं ना कहीं से या तो रास्ता मिल गया शेरनी को या फिर अंदर ही शेरनी किसी स्थान पर डुबकी हुई है। एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि किसी गुप्त स्थान पर शेरनी जाकर मर गई हो किसी कारण से, जिस वजह से उसे ढूंढना मुश्किल हो रहा है। वन विभाग यहाँ पर लगातार खोजबीन कर रहा है, हाके लगाए जा रहे हैं, कुछ पटाखे भी छोड़े गए हैं। कोशिश ये है कि सृष्टि को खोजा जाए, लेकिन वन विभाग अभी तक सृष्टि को खोज नहीं पाया है। खोज अभियान लगातार जारी है और ये लॉयन सफारी के इस एनक्लोजर के अंदर शेरनी का इस तरह से गायब हो जाना एक बड़ा सवाल है, जिसपे जो वन विभाग के जिम्मेदारों को एक्शन लेना होगा और बताना होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।